कहानी की शुरुआत एशली नामी एक नौजवान लड़की से होती है। एशली अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ होती है कि अचानक एक मशहूर जोड़ा वैट और कैंड्रा इसका पीछा करना शुरू कर देता है। कैंड्रा रास्ता पूछने का बहाना करती है, जबकि वैट मौका मिलते ही एशली को बेहोश कर देता है। चंद लम्हों में एशली को अगवा करके एक वैन में डाल दिया जाता है और इसे एक नामालूम मकाम की तरफ ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम सोजन से मिलते हैं, जो एक बासलाहियत चश्मा साज है और बहुत जल्द इसकी एक बड़ी आर्ट नुमाइश होने वाली है। सोजन अपनी पड़ोसन टेरी के साथ मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात कर रही होती है, लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं होता कि यही पड़ोसन जल्द इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने वाली है। इसी दौरान हमें सोजन के मरहूम शौहर फ्रैंक के बारे में भी पता चलता है। फ्रैंक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो एक पुरस्कार केस की तहकीकात करते हुए कत्ल कर दिया गया था। साल गुजर जाने के बावजूद कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। सोजन की 15 साल बेटी क्रिस्टी अपने वालिद की तरह पुलिस अफसर बनने का ख्वाब दिखती है और हमेशा अपने वालिद के अधूरे मिशन को पूरा करना चाहती है। अब दूसरी तरफ अगवाकार एशली को अपने ठिकाने की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन एशली हिम्मत नहीं हारती और रास्ते में फरार होने की कोशिश करती है। वह मौका मिलते ही गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। वैट और कैंड्रा फौरन इसका पीछा करते हैं। काफी देर तक जंगल में भागने के बाद वैट इसे पकड़ लेता है, लेकिन इसी दौरान कैंड्रा और एशली के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। बदकिस्मती से धक्कम पहल के दौरान एशली का सर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। सिर्फ चंद सेकंड में ही इसकी मौत वाक़या हो जाती है। ये मंजर देखकर वैट और कैंड्रा घबरा जाते हैं। इनका मकसद अगवा करना था, कत्ल करना नहीं। अब दोनों लाश को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। इसी दौरान वैट के फोन पर एक कॉल आती है। बातचीत से अंदाजा होता है कि इन दोनों के ऊपर भी कोई ताकतवर शख्स मौजूद है जो तमाम अहकामात देता है। दिलचस्प बात यह है कि वैट और कैंड्रा इस खुफिया बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी में इसके लिए काम कर रहे हैं। उधर सोजन के घर में खुशियों का माहौल होता है। आज क्रिस्टी की 15वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उधर इसी मौके पर सोजन का बॉयफ्रेंड चैड भी मौजूद होता है, जो एक अहम सरकारी वकील है। चैड और क्रिस्टी के दरमियान भी अच्छी दोस्ती नजर आती है। वो इसे अपनी बेटी की तरह समझता है। सालगिरह की तकरीब खुशी खत्म हो जाती है, लेकिन अगले दिन एक ऐसा शख्स घर आता है जो माजी के खतरनाक राह दोबारा जिंदा कर देता है। ये शख्स जॉन है, जो फ्रैंक का साबिक पुलिस साथी था। जॉन सोजन को बताता है कि हाल ही में एक नौजवान लड़की एशली को अगवा किया गया है। हैरानकुन बात यह है कि इस अगवा का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे बरसों पहले इन अगवाकारों का होता था, जिनका ताक़ुब फ्रैंक कर रहा था। जॉन को यकीन होने लगता है कि फ्रैंक के कातिल और हालिया अगवा के पीछे एक ही गिरोह है। वो सोजन से पूछता है कि क्या फ्रैंक ने अपनी तहकीकात से मुतल्लिक कोई फाइल या दस्तावेजात घर में छुपा रखी थी। सोजन इनकार कर देती है क्योंकि इसे ऐसी किसी चीज का इल्म नहीं होता। जॉन मायूस होकर वापस चला जाता है, लेकिन ये सारी गुफ्तगू क्रिस्टी चुपके से सुन लेती है। वो हमेशा अपने वालिद के केस के बारे में जानना चाहती थी। जॉन के जाने के बाद सोजन घर में तलाश शुरू करती है। काफी तलाश के बाद इसे एक पुरानी फाइल मिल जाती है। फाइल खोलते ही इसे मालूम होता है कि फ्रैंक वाकई एक खतरनाक वाकार गिरोह के करीब पहुंच चुका था। फाइल में मौजूद मालूमात से पता चलता है कि इस गैंग में कम से कम 3 अफराद शामिल हैं। लेकिन इससे पहले कि सोजन मजीद कुछ पढ़ सके, इसे अपनी आर्ट नुमाइश के मुंतजमीन की कॉल आ जाती है। अगले दिन सैन फ्रांसिस्को पहुंचना जरूरी होता है। सोजन जल्दी में फाइल दोबारा दराज में रख देती है और तैयारियों में मसरूफ हो जाती है। इसी दौरान इसकी पड़ोसन टेरी घर आती है। सोजन टेरी को चंद घंटों के लिए क्रिस्टी की देखभाल की जिम्मेदारी दे देती है। फिर वो चैट के साथ सैन फ्रांसिस्को रवाना हो जाती है। जैसे ही सोजन घर से निकलती है, क्रिस्टी फौरन अपने वालिद की फाइल तलाश करने लगती है। वो जानना चाहती है कि आखिर इसके वालिद के कत्ल के पीछे कौन लोग थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इससे पहले वो फाइल ढूंढ सके, टेरी अचानक कमरे में आ जाती है। क्रिस्टी मजबूरन वहाँ से चली जाती है, मगर हैरानकुन बात ये होती है जैसे ही क्रिस्टी कमरे से निकलती है, टेरी भी इस फाइल को तलाश करना शुरू कर देती है। चंद दिन बाद इसे फाइल मिल भी जाती है। अब वाज़ेह हो जाता है कि टेरी किसी न किसी तरह इस राज से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी असल झटका बाकी होता है। इसी वक्त घर की घंटी बजती है। टेरी दरवाजा खोलती है और बाहर वैट और कैंड्रा खड़े होते हैं। यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा राज सामने आता है और पता चलता है कि वैट दरअसल टेरी का भाई है, और सिर्फ यही नहीं, टेरी ही इस खतरनाक अगवाकार गिरोह की तीसरी रुकन है। मजीद हैरानकुन बात यह है कि बरसों पहले फ्रैंक को कत्ल करने वाली भी टेरी ही थी, यानी कि सोजन की सबसे काबिल एतमाद दोस्त दरअसल इसके शौहर की कातिल निकली। क्रिस्टी ये सब सुन लेती है और अपनी जान खतरे में महसूस होने लगती है। वो फौरन अपने वालिद की फाइल उठाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वैट और कैंड्रा और टेरी पहले ही इससे घिर चुके होते हैं। क्रिस्टी घर के मुख्तलिफ कमरों में छुपने की कोशिश करती है, मगर वो जानती है कि ज्यादा देर तक बचना मुमकिन नहीं, इसलिए वो एक होशियार कदम उठाती है। वो अपना पसंदीदा लॉकेट उतार कर जानबूझकर घर में छोड़ देती है ताकि बाद में इसकी माँ को मालूम हो सके इसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर वो अपनी माँ सोजन को फोन करने की कोशिश करती है, मगर उस वक्त सोजन जहाज में बैठी होती है, इसलिए कॉल नहीं लगती। क्रिस्टी जल्दी एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है ताकि अपनी माँ को सब कुछ बता सके, लेकिन घबराहट में मैसेज सही तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाता और अधूरा ही भेज दिया जाता है। चंद लम्हों में वैट और कैंड्रा इसे पकड़ लेते हैं। क्रिस्टी को बेहोश करके वैन में डाल देते हैं और अपने खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में सोजन अपनी नुमाइश मुकम्मल कर चुकी होती है। इसी दौरान वो क्रिस्टी का अधूरा वॉइस मैसेज सुनती है। मैसेज में वाज़ेह तौर पर कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन एक माँ होने के नाते सोजन महसूस कर लेती है कि कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। वो बार बार क्रिस्टी को कॉल करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। उधर अगवा का रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं। क्रिस्टी बाथरूम जाने का बहाना बनाती है। वहाँ जाकर इसे एक जबरदस्त मौका मिल जाता है। बाथरूम की दीवार पर वो कैंड्रा की चुराई हुई लिपस्टिक को इस्तेमाल करते हुए हेल्प लिख देती है और फिर वापस जाते वक्त जानबूझकर
वो लिपस्टिक भी वहीं गिरा देती है ताकि किसी को शक ना हो सके। गैस स्टेशन का मालिक पॉल दूर से ये सब कुछ नोट कर लेता है। अगरचे इस वक्त इसे पूरी हकीकत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन इसे ये सूरत हाल अजीब जरूर लगती है। दूसरी तरफ सोजन जल्दी घर वापस पहुंच जाती है और घर पहुंचते ही वो टेरी से पूछती है कि क्रिस्टी कहाँ है। टेरी बड़ी चालाकी से झूठ बोलती है। वो कहती है कि शायद क्रिस्टी अपने दोस्तों के साथ बाहर गई होगी और जल्द वापस आ जाएगी, लेकिन सोजन का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। इससे महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। फिर वो एक चीज नोट करती है, फाइल। जब वो फ्रैंक की खुफिया फाइल तलाश करती है वो अपनी जगह मौजूद नहीं है। अब सोजन को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टी की गुमशुदगी और फ्रैंक की फाइल गायब होने के दरमियान जरूर कोई ताल्लुक है। वो फौरन जॉन को फोन करती है और घर बुलाती है। जॉन आकर सूरत हाल का जायजा लेता है, मगर वो अब भी मुकम्मल यकीन नहीं करता कि क्रिस्टी को अगवा किया गया है। इसका ख्याल होता है कि शायद क्रिस्टी खुद ही अपने वालिद के कातिलों को ढूंढने निकली हो। ये सुनकर सोजन मजीद परेशान हो जाती है और जॉन को वॉइस मैसेज सुनाती है जो क्रिस्टी ने भेजा था, लेकिन मैसेज इतना खराब रिकॉर्ड हुआ होता है कि इससे कोई वाज़ेह नतीजा नहीं निकलता। सोजन और जॉन के दरमियान बहस भी हो जाती है। आखिरकार जॉन वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर टेरी के चेहरे पर इत्मीनान आ जाता है, क्योंकि अभी तक पुलिस पूरी तरह मुहतरिक नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि अगवाकारों के पास वक्त मौजूद था, लेकिन सोजन हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ देर बाद इसे घर में क्रिस्टी का लॉकर मिल जाता है और जैसे ही वो लॉकर को देखती है इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाती है अब नहीं, क्रिस्टी की जानबूझकर लॉकर छोड़ा है। अब सोजन को यकीन हो जाता है कि इसकी बेटी खतरे में है। इसी दौरान चैड एक मंसूबा वो मशवरा देता है कि मीडिया की मदद ली जाए। चुनांचे सोजन और चैड टीवी चैनल्स पर ऐलान करते हैं कि क्रिस्टी लापता है और आवाम से मदद की अपील करते हैं। ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और यही खबर बाद में एक अहम सुराग साबित होने वाली। इधर अगवाकार अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुके होते हैं। वो क्रिस्टी को एक कमरे में बंद कर देते हैं और अब वो फैसला करने लगते हैं कि इसके साथ क्या करना है। इन्हें हुक्म दिया गया था कि क्रिस्टी और फ्रैंक की फाइल दोनों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन लालच अब इनके दिलों में जगह बना चुका था और यही लालच आगे चल के पूरे मंसूबे को तबाह करने वाली थी। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो जाती है। एक तरफ क्रिस्टी अगवाकारों के कब्जे में कैद होती है, जबकि दूसरी तरफ सोजन अपनी बेटी को तलाश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान टीवी पर नशर होने वाली खबर गैस स्टेशन के मालिक पॉल तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो क्रिस्टी की तस्वीर देखता है इसे फौरन याद आ जाता है कि यही लड़की एक दिन पहले इसे गैस स्टेशन पर आई थी। पॉल फौरन सोजन और चैड से राब्ता करता है। ये खबर सुनते ही दोनों गैस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पॉल इन्हें तफसील से बताता है कि क्रिस्टी किस हालत में वहाँ मौजूद थी। फिर वो इन्हें बाथरूम के बारे में भी बताता है। सोजन फौरन बाथरूम की तरफ दौड़ती है। दीवार पर नजर पड़ते ही इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वहाँ लिपस्टिक से बड़ा सा लफ्ज़ लिखा होता है, हेल्प। ये देखकर सोजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसे मुकम्मल यकीन हो जाता है कि क्रिस्टी वाकई अगवा हो चुकी है। चैड और सोजन नक्शों और मालूमात की मदद से अंदाजा लगाते हैं कि अगवाकार किस सिम गए होंगे। दोनों फौरन उसी सिम से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन भी अपनी तहकीकात जारी रखे हुए होता है। तमाम शवाहिद को जोड़ते जोड़ते आखिरकार इसका शक टेरी पर जाकर रुक जाता है। वो सीधा टेरी के घर पहुंचता है। जॉन इसे सख्त सवाल शुरू करता है। पहले तो टेरी मामूल के मुताबिक बात करती है, लेकिन जैसे ही इसे महसूस होता है कि जॉन हकीकत के करीब पहुंच चुका है वो अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर देती है। अचानक वो बंदूक निकालती है और जॉन पर फायर कर देती है। जॉन जमीन पर गिर जाता है। टेरी को यकीन होता है कि वो मर चुका है। अब इसके रास्ते की एक रुकावट खत्म हो चुकी है। इधर अगवाकारों को खुफिया ठिकाने पर एक और मसला पैदा हो जाता है। बैड और कैंड्रा को हुक्म मिला था कि क्रिस्टी को खत्म कर दिया जाए। बड़ी जहानत से इनके लालच को जगाती है और कहती है अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दो तो मेरी माँ तुम्हें लाखों डॉलर तवान दे सकती है। ये सुनकर बैड और कैंड्रा का इरादा बदल जाता है। वो सोचते हैं कि अगर क्रिस्टी जिंदा रही तो बहुत सारी इन्हें रकम मिल सकती है। चाचा वो टेरी को धोखा देने का फैसला करते हैं। सोजन और चैड मुसलसल तलाश करते हुए आखिरकार इस इलाके तक पहुंच जाते हैं जहाँ अगवाकार छुपे हुए होते हैं। वो खामोशी से इनके ठिकाने का जायजा लेते हैं। चैड अपनी बंदूक निकालता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से अगवाकार इसे देख लेते हैं। चंद लम्हों में चैड खुद कैद हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सोजन हिम्मत नहीं हारती। वो मौका देखकर बैड पर हमला करती है। अचानक होने वाले इस हमले से बैड जख्मी हो जाता है। इसी अफरा तफरी में सोजन क्रिस्टी और फ्रैंक की खुफिया फाइल को लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। चैड भी इनके साथ फरार हो जाता है। अब लगता है कि वो जीत चुके हैं। तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। इसलिए खुश होती है कि आखिरकार वो बच गई और सोजन सुकून का सांस देती है, लेकिन खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अचानक रास्ते में टेरी नमूदार हो जाती है। इसके हाथ में बंदूक हुई। वो गाड़ी रोक लेती है और सोजन को निशाना बना लेती है। अब तमाम राज सामने आ चुके होते हैं। सोजन जान चुकी होती है कि इसके शोर के कातिल से लेकर क्रिस्टी के अगवा तक हर जुर्म के पीछे टेरी थी। टेरी गुस्से से पागल हो चुकी थी। वो सोजन को मारने ही वाली होती है कि अचानक क्रिस्टी एक जुर्माना फैसला करती है। वो पूरी रफ्तार से गाड़ी टेरी की तरफ मोड़ देती है। टेरी घबरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। इसके हाथ से बंदूक दूर गिर जाती है। सोजन फौरन गाड़ी से उतरती है और बंदूक उठाकर टेरी पर तान लेती है। अब पहली बार टेरी बेबस नजर आती है। चंद ही लम्हों बाद पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। बैड, कैंड्रा और टेरी तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फ्रैंक के कातिल, मुतअद्दिद अगवा और दीगर जराइम के तमाम राज खुल जाते हैं। कुछ वक्त बाद एक और खुशखबरी सामने आती है कि जॉन गोली लगने के बावजूद वो मौत के मुंह से वापस आ जाता है और आखिरकार बरसों पुराना मामा हल हो जाता है। फ्रैंक के कातिल पकड़े जा चुके होते हैं। क्रिस्टी महफूज होती है और सोजन अपनी बेटी को दोबारा गले लगा सकती है। फिल्म के आखिरी मनाजिर में हम सोजन, चैड, क्रिस्टी को एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजारते हुए देखते हैं। एक खानदान जो बिखरने के करीब था दोबारा मुत्तहिद हो चुका था और यूं राज, जुर्म और सनसनी से भरपूर ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।